हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है सत्ता मीन्स की अथॉरिटी। सत्ता किसे कहते हैं? तो आज हम जानेंगे मैक्स वेबर के द्वारा जो सत्ता का विभाजन किया गया है उस पर विशेष फोकस होगा, और साथ ही सत्ता किसे कहते हैं, सत्ता का जन्म कैसे होता है और सत्ता की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रभाव क्या है। प्रभाव से ही शक्ति का जन्म होता है और शक्ति ही सत्ता बनती है। ठीक है, तो प्रभाव क्या है? देखिए, मनुष्य समाज में रहता है। समाज में वो अकेला नहीं रहता है बल्कि लोगों के बीच में रहता है। लोगों के बीच में रहने के दौरान खुद तो प्रभावित होता ही है, साथ ही दूसरे लोगों को भी प्रभावित करता है। तो ये प्रभाव क्या है? ठीक है, प्रभाव क्या है? एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार बदलना या कार्य करना प्रभाव होता है। एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार बदलना या कार्य करवाना प्रभाव होता है। इस प्रभाव के दो रूप होते हैं। इस प्रभाव के दो रूप हैं। पहला शक्ति और दूसरा सत्ता। ठीक है, अब शक्ति किसे कहते हैं? यदि एक व्यक्ति अपनी बात मनवाने में बल प्रयोग करता है, बल का प्रयोग करता है अपनी बात मनवाने के लिए, तो वहाँ पर शक्ति होगी। ठीक है, जब शक्ति को वैधानिक स्वीकृति मिल जाती है, जब इस शक्ति को वैधानिक स्वीकृति मिल जाती है तो उसे हम सत्ता कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए डिफिनीशन है। जब शक्ति को वैधानिक स्वीकृति मिल जाती है तो उसे सत्ता कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रभाव, शक्ति और सत्ता। अब देखिए, प्रत्येक संगठित समूह में सत्ता के तत्व मूल रूप से मौजूद होते हैं। यानी कोई भी संगठित समूह है, समूह क्या है? यानी जब कुछ लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साथ रहते हैं तो वहाँ पे समूह का निर्माण होता है और उसमें सत्ता के तत्व मौजूद होते हैं मूल रूप से। संगठित समूह में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पहला साधारण व्यक्ति, जिसे आम नागरिक कहा जाता है। दूसरा वे व्यक्ति जिनके पास उत्तरदायित्व होता है और इसके साथ ही उनके पास सत्ता भी होती है, जिनके माध्यम से वे अपने दायित्वों का निर्वाह करते हैं। तीसरे प्रधान प्रशासक होते हैं। ठीक है, तो सत्ता की दृष्टि से समूह की रचना इन्हीं 3 लोगों से होती है। ठीक है, और इन्हीं समूहों में सत्ता के मूल तत्व विद्यमान होते हैं। ये तीनों तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सत्ता के स्रोत या प्रकार। यहाँ पर हम मैक्स वेबर के द्वारा जो सत्ता के वर्गीकरण हुआ है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैक्स वेबर ने वैधता के आधार पर, देखिए ध्यान दीजिए, लिख लीजिएगा, वैधता के आधार पर सत्ता के 3 स्रोतों की बात की है। स्रोत या प्रकार एक ही चीज़ है। पहला वैधानिक सत्ता, दूसरा परंपरागत सत्ता, तीसरा करिश्माई सत्ता। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब वैधानिक सत्ता किसे कहते हैं? ठीक है, सत्ता का एक रूप वैधानिक भी होती है जिसे वैधानिक सत्ता कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, राज्य द्वारा कानून बनाए जाते हैं और उन्हीं कानूनों के अनुसार कई प्रकार के पद भी बनाए जाते हैं जिनके पास एक विशिष्ट प्रकार की सत्ता जुड़ी होती है। यानी जो पद बनाए गए हैं राज्य के द्वारा, उस पद से विशेष प्रकार की सत्ता जुड़ी होती है। जो भी व्यक्ति, समाज का जो भी व्यक्ति उस पद को धारण करता है, उनके हाथ में उन पदों से संबंधित सत्ता चली जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि जब एक व्यक्ति किसी महाविद्यालय का प्राचार्य बनता है तो उसे प्राचार्य के पद से संबंधित सत्ता प्राप्त हो जाती है।
प्राचार्य उन शक्तियों एवं अधिकारों का उपयोग करता है जिससे कि वो पद संबंधित है। देखा जाए तो सत्ता का स्रोत व्यक्ति की निजी नहीं है, निजी प्रतिष्ठा में समाहित नहीं होता है, बल्कि उसे जो पद दिया गया है, उसे जो परिस्थिति प्राप्त है, उससे जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही वैधानिक सत्ता में जो सत्ताधारी व्यक्ति है, उसका अधिकार क्षेत्र भी तय कर दिया जाता है कि वो व्यक्ति किस सीमा तक अपने अधिकार का प्रयोग कर पाएगा। ठीक है, उसके बाहर जाकर के वो व्यक्ति सत्ता का प्रयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, वैधानिक सत्ता में सत्ता का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति निश्चित होती है, यानी निर्धारित नियमों के आधार पर होती है, जिसे वैधानिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। तो इस प्रकार की सत्ता वैधानिक होती है। दूसरा, परंपरागत सत्ता। इस प्रकार की सत्ता का संबंध परंपरा द्वारा स्वीकृत नियम होते हैं। इस प्रकार की सत्ता की वैधता परंपरा पर आधारित होती है। समाज में कई ऐसे पद होते हैं जो एक लंबे समय से चले आ रहे होते हैं, जिनका अस्तित्व परंपरागत विश्वासों के कारण होता है, जैसे कि परिवार में पिता का स्थान। पिता का स्थान एक परंपरागत सत्ता को इंगित करता है। ठीक है, इसी तरह परिवार में अन्य लोग होते हैं, जैसे कि पति, ठीक है, कर्ता। इस तरह के लोग जो होते हैं, इनके पास जो अधिकार होता है, जो सत्ता होती है, उसे परंपरागत सत्ता कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए परिवार में पिता, पति, कर्ता, जनजातियों में गोत्र के मुखिया को परंपरावादी सत्ता प्राप्त होती है। सामंतवादी समाजों में मालिकों को ये अधिकार प्राप्त है। निरंकुश राजा को प्राप्त सत्ता परंपरागत सत्ता के अधीन है। ठीक है, तो इस प्रकार की सत्ता वैधानिक न होकर परंपरागत होती है। एक लंबे अरसे से ऐसा होता आ रहा है समाज में, इसीलिए इसे परंपरागत सत्ता कहा जाता है। तीसरा है करिश्माई या चमत्कारिक सत्ता। करिश्मा का तात्पर्य है व्यक्ति में सामान्य से भिन्न कुछ विशिष्ट गुणों का होना। ये गुण वास्तविक भी हो सकते हैं और काल्पनिक भी हो सकते हैं। करिश्माई सत्ता में लोग असाधारण गुण रखने वाले व्यक्ति के सन्मुख आम जनता समर्पण करती है, उसकी आज्ञा का पालन करती है। चमत्कारिक सत्ता की वैधता व्यक्ति के गुणों और विश्वास के आधार पर निहित होती है। लोग इस प्रकार की सत्ता की कद्र सिर्फ इसलिए करते हैं कि चमत्कारिक गुण सामान्य आदमियों में नहीं पाए जाते हैं, यानी जो चमत्कारिक गुण है वो सभी लोगों में न होकर कुछ लोगों में होते हैं। ये अलौकिक क्षमता से संपन्न होते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति तभी चमत्कारिक नेता हो सकता है जब वह ये सिद्ध कर दे कि तांत्रिक शक्तियों, दैवी संदेश, नेतृत्व अथवा जो भी गुण उस व्यक्ति के पास है वो एक चमत्कार है, वो किसी अन्य व्यक्ति के पास नहीं है। इसका उस व्यक्ति को प्रमाण देना पड़ता है। अगर वो व्यक्ति प्रमाण नहीं दे पा रहा है तो उसकी ये सत्ता चली जाएगी। इसी तरह समाज में कुछ चमत्कारिक व्यक्ति होते हैं, जिसका उदाहरण मैं आपको दूंगी, जैसे जादूगर, पीर पैगंबर, अवतार लेने वाले व्यक्ति, धार्मिक नेता, सैनिक योद्धा, किसी दल का नेता। ठीक है, ये जो सत्ता है इन लोगों में देखी जाती है। कुछ हमारे देश में लोग थे, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू। विदेशी व्यक्तियों में नेपोलियन। ठीक है, अपने देश में विवेकानंद इस प्रकार की सत्ता के स्वामी थे। इंदिरा गांधी, चमत्कारिक सत्ता निहित थी उनके अंदर भी। इन व्यक्तियों में जो गुण थे सामान्य लोगों में नहीं थे। लोगों के दिल में इनके प्रति श्रद्धा होती है, अपने आप श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। इन गुणों को अक्सर दैवीय गुणों के समकक्ष रखा जाता है। कभी कभी तो ऐसा कहा जाता है कि ये व्यक्ति दैवीय अंश हैं।
लोगों में उनके प्रति स्वाभाविक श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो करिश्माई सत्ता व्यक्ति के चमत्कारों पर आधारित होती है। इस प्रकार मैक्स वेबर ने कुल 3 प्रकार के सत्ता की बात की। सत्ता की विशेषताएं। ठीक है, तो पहली विशेषता है सत्ता प्रभाव और शक्ति का एक ही रूप है। ठीक है, यानी प्रभाव और शक्ति अभी मैंने शुरुआत में डिफाइन किया है, उसी का स्वरूप है सत्ता। सत्ता में शक्ति को वैधानिक स्वीकृति प्राप्त होती है, यानी शक्ति को जब वैधता प्राप्त हो जाती है तो वो सत्ता बन जाती है। सत्ता शक्ति का संस्थागत स्वरूप है, यानी जो सत्ता होती है वो व्यक्ति की नहीं होती है, बल्कि जो कानून द्वारा, राज्य द्वारा उसे पद प्रदान किया गया है उसके अनुसार व्यक्ति में सत्ता होती है। इसलिए सत्ता संस्थागत होती है, व्यक्ति की नहीं होती है। सत्ता का संबंध व्यक्ति से न होकर उसकी परिस्थिति से होता है, यानी जब उसका पद चला गया तो उसके हाथ से सत्ता भी चली जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति की नहीं होती है। सत्ता हमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सभी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। समाज का कोई भी क्षेत्र है, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, सभी क्षेत्रों में सत्ता देखने को मिलती है। सत्ता में शक्ति को न्याय, नैतिकता, धर्म एवं अन्य सांस्कृतिक मूल्यों द्वारा उचित ठहराया जाता है। यानी जो सत्ता होती है उसे न्यायपूर्वक माना जाता है, नैतिक मूल्यों के अधीन होती है। समाज के जितने भी सांस्कृतिक मूल्य होते हैं उनके द्वारा वो उचित ठहराया जाता है। यानी कोई भी व्यक्ति जो जब सत्ता का प्रयोग करता है तो लोग उसे गलत नहीं मानते हैं, बल्कि सही मानते हैं। सत्ता को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है, यानी कि जो सत्ता होती है उसके पास आदेश देने का अधिकार होता है। सत्ता कानूनी रूप से औपचारिक होती है। सत्ता को यदि हम कानूनी रूप से देखें तो वो औपचारिक होती है, न कि अनौपचारिक होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आज का हमारा टॉपिक था सत्ता। ठीक है, अगर वीडियो आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।